दोस्तों सोचे कि एक अंधा इंसान आपसे पूछे कि ये दुनिया कैसी दिखती है। आप आसमान की तरफ देखकर कहें कि ऊपर ब्लू कलर का एक खूबसूरत आसमान दिख रहा है। ऐसे में वो अंधा इंसान कहेगा कि ब्लू कलर कैसा होता है, और आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि ब्लू कलर एक कोल्ड कलर होता है, लेकिन फिर भी वो अंधा इंसान नहीं समझ पाता। इसलिए आप फाइनली थक हार के उससे पूछते हो कि आपके दिमाग में क्या इमेज बन रही है, और वो इंसान रिप्लाई करते हुए कहता है नथिंग। क्योंकि जब आप या हम सभी लोग जब आंखें बंद करते हैं तो हमें नथिंग नहीं दिखाई देता, बल्कि हम जो भी सोचते हैं उसकी इमेज दिखाई देती है। अगर देखा जाए तो आप और वो दोनों ही इंसान हैं, बस एक सेंस के ना होने से सब कुछ बदल जाता है। उसके लिए यूनिवर्स की रियलिटी हमेशा के लिए बिल्कुल अलग महसूस होती है। वो चीज़ों को किसी और ही पर्सपेक्ट से देखता है और हम किसी और से। यानी स्पेस का कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए अलग है, और इसी पर काफ़ी समय से वैज्ञानिकों के बीच डिबेट चल रही है। एक तरफ एब्सोल्यूटिज्म है, जो फिलॉसफी ये कहती है कि स्पेस और टाइम फिक्स्ड है, और दूसरी तरफ रिलेशनिज्म है, जो ये कहता है कि स्पेस और टाइम पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब यहाँ सवाल ये है कि इन दोनों ही प्रोस्पेक्ट में, इन दोनों ही फिलॉसफी में से कौन सी फिलॉसफी प्रैक्टिकल है, रियल है, जो वाकई सच है। अगर आपके पास इसका जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर नहीं तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। फिलोसफिकल और साइंटिफिक कम्युनिटी पहले से ही दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एब्सोल्यूटिज्म के सपोर्टर का ये कहना था कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट जैसे स्पेस और टाइम रियल है और सबके लिए एक समान है। एग्जाम्पल के लिए हमें कलर्स एक समान ही दिखते हैं। मुझे ये कलर अगर ब्लू कलर का दिख रहा है तो आपको भी ये ब्लू कलर का ही दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया के 1 लाख में से हर एक इंसान को ये कलर येलो कलर का दिखाई देगा, और हर 12 में से एक इंसान को कलर ब्लाइंडनेस की वजह से कोई ना कोई कलर आपके कंपैरिजन में दूसरा ही दिखेगा। मतलब उन्हें रियलिटी आपके रियलिटी से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है, जो रिलेशनिज्म प्रोस्पेक्ट में बिल्कुल एकदम फिट बैठती है। कलर्स जो लाइट से पैदा होते हैं वो भी एक स्पेशल चीज़ है, और इसीलिए रिलेशनिज्म का कहना यह है कि सबसे अल्टीमेट स्पेस और टाइम भी सबके लिए अलग अलग ही है, क्योंकि वो भी हर एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस यूनिक ऑब्जर्वर के लिए यूनिक है, क्योंकि वो उनके यूनिक पर्सपेक्ट पर डिपेंड करता है। 16वीं सेंचुरी के फिलोसोफर और मैथमेटिशियन रेने डिकार्ट्स एब्सोल्यूटिज्म के सपोर्टर थे, क्योंकि वो ये माना करते थे कि मैथ के जरिए रियलिटी को समझा जा सकता है। उन्होंने यूनिवर्स को 3D ग्राफ कंसीडर किया था और उस पर नेचर में दिखने वाले अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को 3D ग्राफ पर प्लांट किया था। अब क्योंकि ये सारी चीज़ बिना यूनिवर्स के रूल्स को तोड़े ग्राफ पर प्लॉट हो रहे थे, इससे रेने डिकार्ट्स ने ये समझाया कि यूनिवर्स और उसके अंदर मौजूद स्पेस दोनों ही एब्सोल्यूट हैं, और इसी से एब्सोल्यूटिज्म फेमस होने लगा। इस बिलीफ को और भी ज़्यादा बढ़ावा तब मिला जब न्यूटन ने डिकार्ट्स के तरीके इस्तेमाल करके अपने लॉ ऑफ मोशन की थ्योरी दी और प्रूफ कर दिया कि स्पेस के साथ साथ टाइम भी एब्सोल्यूट है। दरअसल न्यूटन का ये कहना था कि इस 3D स्पेस में मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो भले ही कम डायरेक्शन में मूव करते हों, टाइम उनके हिसाब से मूव नहीं करता, वो हमेशा ही आगे ही बढ़ते रहेगा, और वो भी एक फिक्स स्पीड से। अगर इसे सिंपल भाषा में कहा जाए तो समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। अब यही सोच स्पेस और टाइम को लेकर कई सालों तक चलती रही, लेकिन न्यूटन ने कैलकुलस को इजाद करके अपने ही एब्सोल्यूटिज्म पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल न्यूटन कैलकुलस को इजाद करने के लिए जाने जाते हैं, पर वो असल में जर्मन पॉलीमैथ गोफिड एलिनस ने ही किया था। लेकिन न्यूटन उस समय के जाने माने मैथमेटिशियन और फिजिशियन होने की वजह से सारा क्रेडिट न्यूटन को चला गया। न्यूटन को काउंटर करने के लिए लेविनिज ने एब्सोल्यूटिज्म के अपोजिट कॉन्सेप्ट रिलेशनिज्म को सपोर्ट किया और ऐसी थ्योरी रखी जिससे इंस्पायर होकर आइंस्टाइन तक खुद को लेविनिजियन मानने लगे। लेकिन लेविनिज ने एग्जैक्टली क्या कहा था? लेविनिज मानते थे कि स्पेस पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है, और स्पेस मॉड्स नाम के पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। मान लो ये कुछ पार्टिकल्स हैं। न्यूटन का कहना था कि ये पार्टिकल्स स्पेस में पड़े हैं और इनकी पोजीशन स्पेस में एक ओरिजिन और रेफरेंस एक्सिस बनाकर बताया जा सकती है। लेकिन वहीं पर लेविनिज का प्रोस्पेक्ट ये था कि पार्टिकल्स के पास कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिफ्लेक्ट करके एक दूसरे की पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं। अब अगर इसे देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि ये पार्टिकल्स स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और इसलिए ये स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इस आइडिया को भी किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर हुई, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। अब क्योंकि ये फील्ड किसी भी चीज़ या किसी भी मीडियम के जरिए ट्रेवल करेगी, जैसे स्पेस, तो कुछ वक्त के लिए रिलेशनिज्म का ये कॉन्सेप्ट फिर से बैकफुट पर चला गया और दोबारा न्यूटन की थ्योरी पर बिलीव करने वाले लोग की स्पेस एग्जिस्ट करता है वापस से इस कॉन्सेप्ट पर बिलीव करने लग गए।
बिना पार्टिकल्स के। पर अगले ही सदी की शुरुआत में आइंस्टाइन ने फिर से यहाँ पर पासा पलट दिया। सदी की शुरुआत में ही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रूफ किया कि स्पेस और टाइम एक सिंगल चीज है जो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अब जैसे कि हम ये जानते हैं कि अगर हम स्पेस में मूव करेंगे तो टाइम स्लो होगा और साथ ही स्पेस भी खींचेगा, और यही थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने प्रूफ कर दिया कि स्पेस और टाइम एक दूसरे के लिए रिलेटिव है और अलग अलग लोगों के लिए अलग है। अब इससे दोबारा रिलेशनिज्म की पकड़ वापस से बन गई और न्यूटन के एब्सोल्यूट स्पेस टाइम का फंडा टूटते हुए दिखाई देने लगा। लेकिन आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक और कॉन्सेप्ट को यूज करने लगे, जो था ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट। और जैसा कि हमने पहले भी जाना है कि फील्ड के एग्जिस्ट करने के लिए एक मीडियम यानी कि स्पेस का एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ने एब्सोल्यूटिज्म और रिलेशनिज्म के एकदम बीच में लैंड किया। यानी अभी भी सवाल ये था कि स्पेस और टाइम रियल है या नहीं। अब आप सोचेंगे कि जब एक बड़ा और महान वैज्ञानिक दोनों में से कोई एक का समर्थन नहीं कर पा रहा है तो कौन सी फिलॉसफी करेक्ट है, ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पर एंट्री होती है द इमर्जेंस थ्योरी की। बेसिकली ये एक ऐसी थ्योरी है जो प्रूफ करती है कि पास्ट और फ्यूचर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि लॉस एंजलिस के कुछ साइंटिस्ट ने जब इस थ्योरी को एक क्रिस्टल के माध्यम से समझा, तब उन्हें ये पता चला कि रियलिटी या स्पेस टाइम बस हमारे दिमाग की उपज है। असल में क्रिस्टल एक पैटर्न होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस एक सेल के रिपीट होने से बनते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये है क्रिस्टल लैटिस का मॉडल जो दिखने में सिमेट्रिक है, लेकिन इसके 2D शेडो पर अगर ध्यान दें तो वो एसिमेट्रिकल है। इसी एसिमेट्रिकल पैटर्न को क्वाजी क्रिस्टल कहते हैं। और इमर्जेंस थ्योरी का भी यही मानना था कि हमारा पूरा यूनिवर्स इस ए डायमेंशनल क्रिस्टल का 3D प्रोजेक्शन है, जिसका बेसिक यूनिट सेल एक टेट्राहेड्रॉन है, और इस टेट्राहेड्रॉन के एक साइड का लेंथ प्लैंक लेंथ जितना है, जो कि हमारे स्टैंडर्ड मॉडल के पार्टिकल्स से भी 10⁻16 टाइम्स छोटा है। इस टेट्राहेड्रॉन के अलग अलग पैटर्न्स में अरेंज होने से फंडामेंटल पार्टिकल्स बनते हैं और फिर पूरा यूनिवर्स बनता है। पर सवाल ये है कि इनके इस अलग अलग अरेंजमेंट की आखिर वजह क्या है। इसका जवाब है कॉन्शियसनेस। असल में ये पूरी दुनिया और इसे बनाने वाले टेट्राहेड्रॉन्स में महज इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, वो कोई भी चीज़ जिसका कुछ मीनिंग हो और वो हमें सिमुलेट कर सके। अब ऐसे में मीनिंग्स को अगर समझें तो वो नेचर का कोई भी सिंबल या पैटर्न हो सकता है, जिसे समझने के लिए हम एक सिंबल या पैटर्न को दूसरे से कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताओ ये क्या है, वाई क्यों नहीं? क्योंकि आपके ब्रेन ने सबकॉन्शियसली कंपेयर किया कि यहाँ पे ये लाइन नहीं है। अब इसी तरह के कंपैरिजन के लिए चॉइस चाहिए जो सिर्फ कॉन्शियसनेस से ही आती है। कॉन्शियसनेस एक एक्टिव प्रोसेस है और एक पैसिव प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। मतलब रियलिटी बस हमारे कॉन्शियसनेस से ही जन्म लेती है। मतलब इमर्जेंस थ्योरी के साइंटिस्ट कोई हवा में ये बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि इमर्जेंस थ्योरी सारे मेन स्ट्रीम फिजिक्स के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर डेवलप की गई है। और ये साइंटिस्ट क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर बोल रहे थे, जिसे 2022 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अब क्वांटम इंटेंगलमेंट को मैं कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन चलो इमर्जेंस थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट फिजिक्स का एक अजीब फिनोमिना है जिसमें दो पार्टिकल्स एक सोर्स से जनरेट होते हैं और उनके बीच एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, जिससे पार्टिकल क्वांटमली इंटेंगल्ड हो जाते हैं। अब जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, ये पार्टिकल सबसे पहले सुपरपोजिशन स्टेट में होते हैं, क्योंकि ये एक जैसा स्टेट होता है जिसमें उनकी पोजीशन डिसाइड नहीं हुई होती है। लेकिन जैसे इन्हें कोई भी कॉन्शियसली ऑब्जर्व करता है, ये कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और इन दोनों की प्रॉपर्टीज तुरंत डिसाइड हो जाती हैं। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम सभी का अलग अलग यूनिक दिमाग, जिसमें अलग अलग यूनिक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं और सर्किट्स होते हैं, अपने रिजल्टिंग प्रोस्पेक्ट से प्रोसेस करते हैं और हमारा यूनिक वर्जन ऑफ रियलिटी प्रकट हो जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर एक इंसान या लिविंग बीइंग के कॉन्शियसनेस का मैटर के परसेप्शन पर एक काफ़ी बड़ा रोल है, और इसलिए शायद जिस रियलिटी को हम रियल या एब्सोल्यूट मान के बैठे हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेशनेबल है। अब इस सब्जेक्ट को और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने के लिए हमें एक ऐसी थ्योरी बनानी होगी जो आइंस्टाइन के रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों ही फ्रेमवर्क को जोड़ सके और हमें और क्लैरिटी दे सके। और शायद इमर्जेंस थ्योरी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपीटिंग थ्योरी है। इसके अलावा एक और थ्योरी है द सिमुलेशन थ्योरी, जो सिर्फ अपने रिलेटिव स्टेट और क्वांटम मैकेनिक्स के स्टेट पॉइंट्स के बेसिस पर दावा कर रही है कि स्पेस और टाइम रियल नहीं है बल्कि रिलेशनेबल है। क्योंकि साइंटिस्ट ने अब हीलियम एटम को पूरी तरीके से सिमुलेट भी कर लिया है। मतलब आने वाले सालों में हो सकता है कि वो मॉलिक्यूलर ऑब्जेक्ट और ब्रेन को भी सिमुलेट कर सकें और प्रूफ कर सकें कि शायद हम वाकई में सिमुलेटेड वर्ल्ड का हिस्सा हैं। खैर, मैंने इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।